दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि गतिविधियों से जुड़ी जानकारी के साथ साथ पुस्तक समीक्षा लेकर आते हैं। साथ ही होती है सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक भी। तो आइए सबसे पहले कृषि गतिविधि खंड में देखते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। भारत बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व की फल सब्जियों का करीब 12% उत्पादन यही होता है। ऐसे में क्लस्टर विकास जैसे कार्यक्रम बागवानी से जुड़े किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। जिन 53 क्लस्टरों की पहचान की गई है, उनमें से 12 को प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है। सरकार का इरादा अगले 5 से 7 सालों में सभी क्लस्टरों में इस कार्यक्रम को लागू करने का है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से बागवानी उत्पादों के निर्यात में 20% की बढ़ोतरी हो सकेगी। एक अनुमान के मुताबिक क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी CPC से 10 लाख किसानों को फायदा होगा और 10,000 करोड़ का निवेश भी आएगा। इनमें से 6,500 करोड़ रुपए की राशि निजी क्षेत्र से आएगी। CDP का लक्ष्य बागवानी क्लस्टरों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के माध्यम से बागवानी उत्पादों की कुशलता पूर्वक और समय अनुसार निकासी का इंतजाम किया जाएगा और मल्टी मॉडल परिवहन के प्रयोग के साथ आखिरी सिरे तक संपर्क स्थापित करते हुए इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार की कोशिश की जाएगी। यानी सरकार का इरादा पूरे बागवानी परितंत्र में आमूलचूल परिवर्तन का है। भारतीय बागवानी क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी बागवानी और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बेहतर रहा है और ग्रीष्मकालीन बुआई भी पिछली बार से 21% ज्यादा है। प्रायोगिक चरण के क्लस्टरों में सेब के लिए जम्मू कश्मीर के शोपियां और हिमाचल के किन्नौर को चुना गया है, जबकि आम के लिए लखनऊ, गुजरात के कच्छ और तेलंगाना के महबूब नगर का चुनाव हुआ है। केले के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और तमिलनाडु के थैनी को सही माना गया है, जबकि अंगूरों के लिए महाराष्ट्र के नासिक, अनानास के लिए त्रिपुरा के सिपाही जाला का नाम है, अनार के लिए महाराष्ट्र का शोलापुर और कर्नाटक का चित्रदुर्ग सही स्थान माना गया है, जबकि हल्दी के लिए मेघालय की वेस्ट जयंतिया हिल्स को शामिल किया गया है। ये कार्यक्रम भौगोलिक विशेषता का लाभ उठाने, बागवानी क्लस्टरों को एकीकृत करने और बाजार की मांग के अनुसार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। क्लस्टर आधारित पद्धति से बागवानी वैल्यू चेन में छोटे आकार की भूमि वाले किसानों उत्पादन, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स के अलावा विपणन और ब्रांडिंग में मूल्य संवर्धन की चिंताओं का समाधान किया जाएगा, ताकि घरेलू और निर्यात बाजार में भारतीय बागवानी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा कर सके। कि हम पूरे भारतवर्ष में जो है कैसे क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा करके फल और सब्जियों की जो उपलब्धता है उसको जो हम सुनिश्चित कर सके। इसके लिए जो है आरंभिक रूप में अगर आप देखेंगे तो 53 क्लस्टर की पहचान की गई और आज से 12 क्लस्टर उसमें से काम करना शुरू कर देंगे और बाकी जो क्लस्टर हैं उन पर जो है बाकी कार्य चल रहा है और उस पर भी जल्दी ही जो है उन पर भी उनकी शुरुआत हो जाएगी। और इन जो भी क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, इन क्लस्टर के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी जो हमारी उत्पादन की पद्धतियां हैं, उनको अपनाएं, जिससे कि एक हमारे जो जितने भी उत्पाद हों स्वच्छ हों, साफ हों
वो पैदा होकर के आएँ जिसमें किसी भी प्रकार का जो कंटेमिनेशन है, चाहे हम लोग कहते हैं कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बात आती है या किसी भी और तरह का कोई भी जो उसके अंदर जो मैं ये कहूँगा रेजिड्यू है वो नहीं होना चाहिए। और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि अभी तक जब हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास ग्लोबल गैप है, परंतु अब इंड गैप भी बन करके तैयार आ गया है। उस इंड गैप के माध्यम से ना केवल हमारा इंटरनल प्रोडक्शन है, जो हमारे आंतरिक डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रयोग होंगी, उसका एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी आ गया है। उससे जो है हमारे जो अच्छे उत्पाद हैं, क्वालिटी है वो बढ़ेगी और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। और एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा देना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसे कोविड का टाइम चल रहा है और इस महामारी के समय में इस तरह के बहुत सारे जो मैं ये कहूँगा कि जो जिनमें अधिक गुण हैं, औषधिक गुण वाले जो हमारे जितने भी फसलें हैं, चाहे आप बात करो अदरक की बात करो, हल्दी की बात करो, चाहे आप इसमें जो लहसुन है, ये सब में तो और सिट्रस फ्रूट्स हैं, इन सब की डिमांड इतनी बढ़ गई है। तो ये जो क्लस्टर अप्रोच वाला जो हमारा कार्यक्रम है वो अपने आप में बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इसमें हॉर्टिकल्चर में फल सब्जियां तो आते ही हैं, साथ साथ में स्पाइसेस भी आते हैं, मसाले भी आते हैं, और मसालों की जो डिमांड है, मांग है, वो इस समय में आकर के और ज़्यादा बढ़ी है। चाहे वो काली मिर्च है, चाहे वो लौंग है, इलायची है, इस तरह की जितनी भी हमारी फसलें हैं उनके औषधिक गुण भी हैं और वो हमारे सिस्टम को भी ठीक रखती हैं और महामारी के समय में जो है बड़ी अच्छी कारगर सिद्ध हो रही हैं और उसको अपनाया भी जा रहा है लार्ज स्केल पर। तो उसको भी जो है इसमें क्लस्टर अप्रोच में बढ़ावा मिलेगा। कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और कृषि साहित्य गतिविधि भाग में आइए अब देखते हैं कृषि से संबंधित पुस्तक की समीक्षा। तो पुस्तक समीक्षा में आज हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं श्री विवेक चौहान जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज किसान भाइयों बहनों, जिस पुस्तक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कमर्शियल पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड हैचरी मैनेजमेंट। तो इसके बारे में तमाम जानकारी मैं चाहूँगी कि विवेक जी आप हमें दें। और सबसे पहले मेरा जो आपसे प्रश्न है वो ये रहेगा कि इस पुस्तक को किसने लिखा है? जी, इस पुस्तक के लेखक जो कमर्शियल पोल्ट्री प्रोडक्शन हैचरी मैनेजमेंट है वो है प्रोफेसर डॉक्टर एम मुरुगन जी। ये पोल्ट्री साइंस के प्रोफेसर हैं हमारी तमिलनाडु एंड वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के, जो इनको इस क्षेत्र में बहुत ही विस्तृत जो है एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस के को मद्देनज़र रखते हुए उसको यूटिलाइज करते हुए उन्होंने एक बहुत ही सरल भाषा में और इस व्यवसाय, क्योंकि इस व्यवसाय की भारतीय कृषि क्षेत्र में बहुत ही क्योंकि इनकम देने वाला और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, तो उसके बारे में कंप्लीट साइंटिफिक जो पूर्ण साइंटिफिक जो जानकारी है उन्होंने बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में पेश की है जी। और मैं ये जानना चाहूँगी और मैं ये समझती हूँ कि जितने लोग इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जिनको इंटरेस्ट है पोल्ट्री के अंदर, मुर्गी पालन में, तो इस पुस्तक के अंदर कौन कौन सी ऐसी जानकारियाँ दे रखी हैं जो मुर्गी पालकों के लिए या फिर जो पोल्ट्री व्यवसाय में आगे आना चाहते हैं उनके लिए कैसे लाभकारी है ये किताब? जी, जैसा कि आपने कहा, जो हमारे जो नए जो हमारे जो यूथ है जो एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहता है उनके लिए विशेष तौर से ये इस पुस्तक का लाभ है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं सरकार आजकल जो है यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कृषि में बहुत सारी स्कीमें चला रही है स्टार्टअप इंडिया के तहत। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टअप का एक वेंचर हो सकता है और हमारे जो यंग जो ग्रेजुएट्स हैं उनको एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए या मुर्गी पालन को शुरू करने के लिए एक जो विस्तृत जो बिंदुओं पे जानकारी होती है कि आपको वो फार्म कहाँ खोलना है, फार्म की जो जगह का चयन करना है, उनको वो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करना है, फिर आपने जो वहाँ पे जो मुर्गी की जो नस्ल लेनी है वो कैसी होनी चाहिए, वो आपका जो वातावरण है उसके अनुसार कौन सी नस्ल सुटेबल रहेगी, फिर उनको जो आपने जो नस्ल सेलेक्ट की है उसके बाद उनको किस तरह की उनकी हाउसिंग करनी है, उनको किस तरह के घरों में रखना है। घरों में भी आपको रखने के कई तरह के तरीके होते हैं, उनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल रहेगा। उसके बाद घरों का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसमें भी कई सारे जो बिंदु होते हैं, फर्श कैसा होना चाहिए, छत कैसी होनी चाहिए, फिर मुर्गियों को किस तरह के जो केजेस हैं उनका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कौन कौन से प्रचलित डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से कौन
सा डिज़ाइन हमें चयन करना चाहिए, उसके बारे में, उसके बाद हमें मुर्गी पालन के दौरान हमें किस तरह का उनको खाना देना है, खाना के बारे में विस्तृत जानकारी है, फिर उसके बाद उनके रोग नियंत्रण उसमें कैसे करना है। तो ये सब जानकारी एक बहुत ही सिंपल तरीके से विभिन्न चैप्टरों में विभाजित करके दी गई है। तो यदि कोई हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो किसान हमें इस वेंचर में आना चाहते हैं, इसकी मुर्गी पालन में जो है शुरू करना चाहते हैं, तो उसको शुरू करने से पहले आपको एक इकट्ठा जानकारी, क्योंकि कोई भी आयाम आप नया शुरू करते हैं या कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उसके बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उसमें होने वाले जो नुकसान हैं अपनी जानकारी से उनको कम कर सकें। तो उसके लिए आपको ये बुक सहायक होगी, क्योंकि इसमें 12 विभिन्न चैप्टरों में इस इंफॉर्मेशन को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को बहुत ही सरल तरीके से पेश किया गया है, जिसे हमारे किसान भाई और हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि सरकार इसको बहुत अलग से बढ़ावा दे रही है स्टार्टअप इंडिया में, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में, इसको पढ़ें, लाभ उठाएं और दूसरों को भी नौकरी दें और खुद भी अपने उद्गम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। साथ ही आपने ये तो बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या जानकारियां जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित दी गई हैं। क्या इसमें मार्केटिंग के बारे में भी कुछ बताया गया है? क्योंकि अगर कोई, जैसे कि अभी आपने बातों बातों में बहुत एक अच्छी बात कही कि जब भी आप किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो नफा नुकसान आपको उसका मालूम होना चाहिए। तो क्या मार्केटिंग के संबंध में भी कोई जानकारी है कि अगर अंडा उत्पादन के लिए कर रहे हैं या फिर अगर मांस उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखता है। जी, जैसा कि आपने कहा, अंडा और मांस दोनों के बारे में इसमें जानकारी उपलब्ध है। और मार्केटिंग के जो संबंध में जो इसमें जानकारी है, सबसे पहले तो मार्केटिंग के लिए हमारे जो अंडे हैं या फिर जो हम मीट के लिए जो हमारे चिकन्स हैं वो सूटेबल हो, मतलब हाई क्वालिटी के हों, उसके लिए हमें पहले पूर्ण रूप से क्या प्रबंधन हमारे उसमें करना चाहिए उसके बारे में जानकारी। फिर हमें मार्केटिंग के लिए अपने जो अंडा है या उसको कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे हमें अधिकतर उसका प्राइस प्राप्त हो सकता है मार्केटिंग में, और मार्केटिंग के लिए कौन कौन से चैनलों या उनको किस तरह से हमें मार्केट तक बिना नुकसान पहुंचाए, जैसे कि अंडा मार्केट तक पहुंचते पहुंचते खराब ना हो जाए, या जो हमारा मीट है वो उसकी ताजगी या तंदुरुस्ता बनी रहे, उसको भी कैसे ध्यान में रखना है। तो उसके बारे में भी, अंडे के बारे में भी और मांस के बारे में भी इसमें अलग अलग चैप्टर्स में हमने जानकारी दी है, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो इतनी जो मेहनत इस कार्य में की है उन्होंने, तो वो मार्केट तक पहुंचते अपनी जो मेहनत का सही दाम पाकर वो इस व्यवसाय को प्रॉफिटेबल बना सकें। बिल्कुल। दाम से अगर हमने यहाँ पर बात करें तो इस पुस्तक का मूल्य जो है वो कितना है और कहाँ से इसे प्राप्त किया जा सकता है? जी, इस पुस्तक का मूल्य है 330 रुपए। इस पुस्तक को आप हमारे प्रकाशन बिक्री केंद्र, जो कि नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो ऑफिस है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वहां पे प्रकाशन बिक्री केंद्र से आने में असमर्थ हैं तो आप ईमेल के जरिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है bmicar@icar.org.in। अगर ईमेल की भी सुविधा आपके पास नहीं है तो आप हमें पत्र व्यवहार के थ्रू पत्र लिखकर, जो कि हमारे व्यवसाय प्रबंधक को कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली 12 को पत्र लिखकर इस पुस्तक की मांग कर सकते हैं और हम आपको इस पुस्तक को उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। जैसे कि इस पुस्तक का टाइटल जो है वो अंग्रेजी भाषा में है, तो क्या ये पूरी पुस्तक अंग्रेजी भाषा में ही अवेलेबल है या किसी और भाषा में भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? जी, अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि टाइटल इसका इंग्लिश में है, ये अभी पूर्ण रूप से अभी इसका इंग्लिश वर्जन ही उपलब्ध है। हम इसका हिंदी वर्जन के जो है अभी सोचेंगे कि मतलब इसको हिंदी, ताकि हमारे जो हिंदी में जो भाषी पाठक हैं वो भी इस पुस्तक में जो अवेलेबल जानकारी है उसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल। तो विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पुस्तक के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। कृषि शिक्षा भाग में आइए अब देखते हैं कृषि शिक्षा और रोजगार से जुड़े एक खास क्षेत्र के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि शिक्षा खंड में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर सिंह नागर जी। डॉक्टर नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। तो डॉक्टर नागर, आज जो हमारा ये कृषि शिक्षा खंड है, इसमें आज हम आपसे कृषि शिक्षा के संबंध में जानकारियाँ लेंगे। हमारे जो युवा हैं वो आज एक बार फिर से कृषि के अंदर जो है वो अपना रुझान दिखाते नज़र आ रहे हैं। तो किस तरह से उन्हें कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। आपने बहुत सही कहा कि उनका रुझान निश्चित रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि गत वर्ष जो छात्रों ने कृषि शिक्षा के जो इम्तिहान है उसमें भाग लिया था, वो पिछले वर्षों से 60% अधिक थे। तो ये दिखाता है कि उनका रुझान तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है, लेकिन उनको और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे इसमें आए, तो कृषि में बहुत सारे सुधार किए गए। एक तो ये कि जिस तरह से एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मेडिकल, इंजीनियरिंग इन सब का टेस्ट लेती है, वो ही कृषि का जो एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको वो ही कंडक्ट करती है। दूसरे जो बहुत सारी फेलोशिप्स जो हैं इसमें मौजूद हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, डॉक्टरेट लेवल पे। जैसे हम यूजी लेवल पे एनटीएस देते हैं, पीजी लेवल पे एनटीएस पीजी की स्कॉलरशिप है, और जो पीएचडी है उसमें जेआरएफ 2 साल के लिए और एसआरएफ लास्ट ईयर के लिए। जो तो इस तरह से बहुत अट्रैक्टिव फेलोशिप्स उसमें हैं, और इसमें फॉरेन एक्सपोजर भी है। यूजी लेवल से ही वो शुरू हो जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो ग्लोबल लेवल पे क्या दुनिया में हो रहा है इसके बारे में वो जान सकें, समझ सकें, और एक ग्लोबली वो कम्पिटेंट हो सकें जो। तो इसलिए ये शिक्षा को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाया गया। तो देखा आपने कि किस तरह से इसे आकर्षित बनाया गया है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और आगे किस तरह के आप अनुभव अपने जीवन में इसके अंदर हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर नागर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब ये जो एग्रीकल्चरल डिग्री है, इसे प्रोफेशनल डिग्री की जो है वो मान्यता मिल गई है, तो इसको किस तरह से आप बताएंगे, कैसे ये लाभकारी है जो हमारे युवा हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं? जी देखिए, कृषि जो बहुत बड़ा वास्ट क्षेत्र है, और इसमें आप देखिए कि जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उसमें भी जो मेडिकल लाइन है उसमें 30 विषय हैं, लेकिन इसमें 130 सब्जेक्ट्स जो उसमें इंक्लूड हैं। तो जहाँ तक इसका प्रोफेशनल डिग्री होने का सवाल है, अब कृषि शिक्षा में जो बीएससी करते हैं लड़के, बीएससी ऑनर्स की डिग्री उनको होती है, वो 4 ईयर डिग्री कोर्स है। तो जो पहला साल है उसमें हम केवल जो ट्रेडिशनल टाइप की जो ज्ञान है उसको देते हैं। सेकेंड ईयर में जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में उन्हें बताया जाता है, और थर्ड ईयर में उनकी क्रिएटिविटी और उनका इनोवेशन बरकरार रहे इसको करने की कोशिश की जाती है। और जो लास्ट ईयर है उसमें हमने बहुत सारे जो जैसे वो स्टूडेंट रेडी वाले जो आइटम्स हैं उन सबको रखा है, जिसमें रूरल वर्क एक्सपीरियंस एक पार्ट है उसका, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग दूसरा है उसमें, और इंडस्ट्री के साथ भी टैग कर देते हैं उनको, ताकि उनको प्लांट में जा कर के पूरी तरह से एक अपना उद्यम विकास करने के लिए एक पूरा एक्सपोजर उनको मिले। और हैंड ऑन ट्रेनिंग भी है और स्किल डेवलपमेंट भी है। तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़े क्षेत्र हैं जो उसमें बताया जाता है कि आपको किस तरह से अपना प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट लेआउट करने हैं, किस तरह से आगे को बढ़ना है। एक फुल फ्लैज रूप में आपको एक तरह से एंटरप्रेन्योर बनना है, उद्यमी बनना है, ताकि आप जॉब प्रोवाइडर हों, जॉब सीकर ना हो, आप रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार खोजने वाले जो। तो इस उद्देश्य को रख के इसको प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा दिया गया। तो जी बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे युवा जो हमारे किसान हैं उनको जो है वो आगे देख सकते हैं, उसमें आगे जो है वो अपना फ्यूचर जो है, अपना भविष्य जो है वो बना सकते हैं। तो डॉक्टर नागर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कृषि शिक्षा के संबंध में, खासकर हमारे उन युवाओं के लिए जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोरोना महामारी के इस दौर में तनाव का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में आपके मनोरंजन का रखते हैं हम ख्याल। आइए अब आपको दिखाते हैं हम सांस्कृतिक गतिविधि की कुछ खास झलकियां। चादर फटे ता बेजन दी टाकी चादर फटे ता बेजन दी टाकी ओए अंबर फटे दियां सीना कोई मारे गुजारा होई जंदा ओए सज्जन मरे कियां जीना मेरे हिकड़ू है ओ मेरे हिकड़ू है गड़बड़ होई बलो चंबे गटिया चढ़दी जो मेरे हिकड़ू है ओ मेरे हिकड़ू गड़बड़ होई बलो चंबे गटिया चढ़दी जो मेरे हिकड़ू ओ मेरे हिकड़ू गड़बड़ होई बलो चंबे गटिया चढ़दी जो ओ चंबे गटिया चढ़दी जो चंबे गटिया चढ़दी जो ओ चंबे गटिया चढ़दी जो चंबे गटिया चढ़दी जो मेरे हिकड़ू ओ मेरे हिकड़ू गड़बड़ होई बलो चंबे गटिया चढ़दी जो मेरे हिकड़ू ओ मेरे हिकड़ू गड़बड़ होई बलो चंबे गटिया चढ़दी जो मेरा देवर ओ मेरा देवर ओ मेरा देवर मेरा देवर ओ मेरा देवर बड़ा टुट पैना बलो बाई पर आई है लड़ी पिया मेरा देवर बड़ा टुट पैना बलो बाई पर आई है लड़ी पिया मेरा देवर बड़ा टुट पैना बलो बाई पर आई है लड़ी पिया ओ बाई पर आई है लड़ी पिया बाई पर आई है लड़ी पिया ओए बाई पर आई है लड़ी पिया बाई पर आई है लड़ी पिया मेरे हिकड़ू ओ मेरे हिकड़ू गड़बड़ ओई बलो चंबे गटिया चढ़दी जो मेरे हिकड़ू ओ मेरे हिकड़ू गड़बड़ ओई बलो चंबे गटिया चढ़दी जो मेरे हथें जो छाले पे
बलो मेरे हत्थें जो छाले मेरे हत्थें जो छाले बेबलो चंबे ताना कुट दी जो मेरे हत्थें जो छाले बेबलो चंबे ताना कुट दी जो ओ चंबे ताना कुट दी जो चंबे ताना कुट दी जो ओ चंबे ताना कुट दी जो चंबे ताना कुट दी जो मेरे हिकड़ू गड़बड़ होई बलो चंबे गटिया चढ़दी जो मेरे हिकड़ू गड़बड़ होई बलो चंबे गटिया चढ़दी जो। इसी के साथ आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।